नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार। वैसे तो हम जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ आज जिस तरीके का माहौल बन रहा है और उसे देख कर के एक डर सा हमारे मन में आने लगा है कि क्या जिस प्रकार का समाज हम बना रहे हैं, जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का निर्माण आज हो रहा है, उसमें क्या हम सुरक्षित हैं भी या नहीं? जिस तरीके की कानून व्यवस्था हमारे इर्द गिर्द दिखाई दे रही है, उससे एक शंका मन में उत्पन्न होने लगी। ये मेरे मन की बात नहीं है, ये आपके मन की भी बात हो सकती है अगर आप संवेदनशील है तो। नहीं तो आपके पास घर में घंटी है, बजा सकते हैं। दिमाग की घंटी बजाने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि दिमाग की घंटी को आज बजाने की जरूरत है। आप जिस सच से भाग रहे हैं, जिसकी आलोचना से आज बच रहे हैं, कल वो सच कड़वा सच बनकर आपके सामने आएगा, हमारे सामने आएगा, हमारे समाज के सामने आएगा। हमने ऐसी कानून व्यवस्था नहीं बनाई है अभी तक। 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद जब जब कोई बड़ा हादसा हुआ, तब तब एक परिवर्तन तो लाए हैं, लेकिन एक मुकम्मल कानून जो है अभी तक हम नहीं बना पाए। इस मुकम्मल कानून के न बनाए जाने के कारण दोषियों को हर बार माफी मिल जाती है और पीड़िता को बदले में उसके घर वालों को नौकरी देने का लालच दिया जाता है, उसके घर वालों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन हमें और आपको सोचने की जरूरत है कि क्या हम न्याय चाहते हैं या बदले में नौकरी या आर्थिक सहायता? ये प्रश्न बहुत जरूरी है। ये जो श्रृंखला है कि किस तरीके से समय समय पर कानूनों में, बलात्कार संबंधी कानूनों में परिवर्तन तो किए गए, लेकिन एक मुकम्मल कानून नहीं बनाया जा सका जिससे कि पीड़िता को इंसाफ मिल सके। पीड़िता का बलात्कार पहले आप शायद अक्सर जो है फिल्मों में देखा होगा आपने कि पहले कटघरे के बाहर या न्यायालय के बाहर पहले बलात्कार होता था और उसका दूसरा बलात्कार न्यायालयों में होता रहा। ये फिल्म में एक प्लॉट की तरह था, लेकिन हम अपने अगर कानून को देखिए तो ये कानून जो है इसी तरीके का था और इसी तरीके की लचर कानून व्यवस्था के कारण पहले पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता था। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, ये 1979 का केस है, तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य का, या इसको मथुरा केस के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 1972 मथुरा नाम की 16 वर्षीय एक हरिजन बालिका को उसके भाई और रिश्तेदार जबरन पुलिस स्टेशन ले गए, क्योंकि वह नाबालिग होते हुए भी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भागने वाली थी। दो पुलिस वाले जो थाने में ड्यूटी पर थे, उन्होंने कहा कि सभी लोग बाहर रुकेंगे, हम लड़की से अकेले बात करेंगे, और लड़की को वो अकेले में ले जाते हैं और उसका बलात्कार करते हैं। बलात्कार के बाद जब ये घटना जो है एफआईआर होती है और तमाम तरह से जब न्यायालय में पहुंचती है, तो सत्र न्यायालय के तर्कों को सुनकर एक पल को आप सकते में पड़ गए। देखिए कि सत्र न्यायालय क्या कह रहा है। सत्र न्यायालय ने कहा क्योंकि लड़की
पहले भी अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है तथा संभोग कर चुकी है, इसलिए वह इस प्रकार के संबंधों की आदी है और उसका बलात्कार नहीं हो सकता है। देखिए, एक पीड़िता को ये कहकर के खारिज कर दिया गया कि वो इस प्रकार के संबंधों की आदी है और अ, उसके साथ बलात्कार नहीं हो सकता। उसका चरित्र हनन किया गया एक तरीके से। उच्च न्यायालय ने क्या किया कि इस निर्णय को खारिज जरूर कर दिया और दोनों पुलिस कर्मचारियों को 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। परंतु उच्चतम न्यायालय ने 1979 में उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया तथा न्यायालय ने कहा क्योंकि मथुरा न तो मदद के लिए चिल्लाई, न ही उसके शरीर पर प्रतिरोध के कोई निशान पाए गए, इसलिए जरूर मथुरा ने अपनी रजामंदी दी होगी। देखिए, हमारे देश का उच्चतम न्यायालय क्या कह रहा था उस समय। 1979 में उच्चतम न्यायालय क्या कह रहा है कि मथुरा ना तो मदद के लिए चिल्लाई, न उसके शरीर पर प्रतिरोध के कोई निशान पाए गए, इसलिए जरूर मथुरा ने अपनी रजामंदी दी होगी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए 4 जो उस समय के विशिष्ट लोग थे, उन्होंने 1983 में लॉ कमीशन में जो सिफारिशें हुई उसमें हालांकि उसको संशोधित किया गया, लेकिन उन 4 लोगों ने पत्र लिखा था और पत्र लिख करके सर्वोच्च न्यायालय को पीड़ित व्यक्ति को न्याय देने के लिए कहा था। आज शायद कोई न पत्र लिखता है और न उन्हें न्याय की गुहार की आदत है। वो सब कुछ भुला चुके हैं और अपने सत्ता और अपने सिर्फ सफलता के लिए उसके गुलाम बन चुके हैं। तो जब ये पत्र लिखा गया तो 1983 में जो लॉ कमीशन ने अपने सिफारिशें पेश की, तो उसके मद्देनजर सरकार ने 1983 लॉ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट अधिनियम पारित किया और सरकार ने ये कानून बनाया कि पुलिस हिरासत में किए गए बलात्कार के लिए कम से कम 7 साल की सजा होगी। तो मथुरा केस से एक परिवर्तन हुआ और ये कहा गया कि भाई अगर पुलिस हिरासत में किए गए अगर पुलिस हिरासत में बलात्कार होता है तो कम से कम 7 साल की सजा होगी। अब धारा 376 भारत की जो दंड संहिता है, आईपीसी है, उसमें भी संशोधन किया गया तथा बलात्कार की सजा भी बढ़ा दी गई। पुलिस अधिकारियों, जेल कर्मचारियों, रिमांड घर या कानून द्वारा स्थापित अन्य स्थानों पर बलात्कार के लिए भी सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। तो मथुरा केस में जब पुलिस वाले सबसे पहले इन्वॉल्व दिखे तो उनके खिलाफ जो है कार्यवाही के लिए पहली बार अगर परिवर्तन किया गया तो ये था तुकाराम बनाम महाराष्ट्र केस में। इस संशोधन से धारा 114 अ की बात करते हैं। ये धारा क्या है? तो 114 अ ये धारा क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आप समझिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि हिरासत में हुए बलात्कार, गर्भवती स्त्री से हुए बलात्कार व सामूहिक बलात्कार के वाक्यों में रजामंदी का नहीं होना माना चाहिए। ध्यान रखिए कि 1983 में लॉ कमीशन के सिफारिश के बाद जो परिवर्तन हुए उसमें ये कहा गया कि जो सामूहिक बलात्कार है, गर्भवती स्त्री से बलात्कार है, इन सब में रजामंदी का नहीं होना माना चाहिए।
इस संशोधन में और भी परिवर्तन किए गए कि बलात्कार केस की सारी कार्यवाही जो होगी वो एक एकांत कमरे में, बंद कमरे में, कैमरे पर, तो एकांत कमरे में, बंद कमरे में होगी और वहां पर ऑन कैमरा होगी और महिला की पहचान जो है वो गुप्त रखी जाएगी। तो अब जो बात की गई कि भाई और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको अपराध, महिला की पहचान को अगर कोई सार्वजनिक करता है तो वो अपराध माना जाएगा। धारा 228 को जोड़ा गया और यौन अपराधों के पीड़िता को की पहचान को प्रकाशित करना एक अपराध करार दिया गया, जिससे क्या हुआ कि जो बार बार जो एक पीड़िता का जो एक बार बलात्कार होता था और बार बार जो बलात्कार हो रहा था उसका बाहर सोसाइटी में, वो एक प्रकार से बंद हुआ। इसी तरीके से 1997 महिलाओं और बच्चों से संबंधित कई संगठनों ने जो है वो रिट याचिका दायर की और बलात्कार की परिभाषा को पुनर्परिभाषित करने की बात कही। कमीशन ने अपनी सभी टिप्पणियों तैयार किया और लॉ कमीशन से जो है उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया मांगी। अब देखिए लॉ कमीशन का क्या सुझाव था। लॉ कमीशन का सुझाव ये था कि यौन आक्रमण शब्द जो है, बलात्कार के स्थान पर यौन आक्रमण शब्द लाया जाए। अब लॉ कमीशन ने सुझाव दिया कि यौन आक्रमण शब्द लाया जाए जो कि लिंग प्रवेश के परे अन्य शरीर के हिस्से, वस्तु इत्यादि के प्रवेश को भी सम्मिलित करे। आपको शायद निर्भया या दामिनी के केस की बात करें तो वहां पर ये चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो लॉ कमीशन ने जो है बलात्कार के स्थान पर यौन आक्रमण शब्द की बात की और उसमें पहली बार कहा गया कि लिंग प्रवेश से परे अन्य शरीर के हिस्से, वस्तु इत्यादि के प्रवेश को भी सम्मिलित करे, उसको भी बलात्कार की श्रेणी में रखा जाए। और रिपोर्ट में जो यह भी कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 155(4) को हटा दिया गया। अब ये 155(4) क्या है? तो 155(4) की चर्चा मैं शुरू में ही कर रहा था अपने वक्तव्य की कि 155(4) जो है वो है जो यौन पीड़िता के चरित्र के बारे में सवाल जवाब करने की आज्ञा देता है। ऐसे सभी सवाल अगर आप देखते होंगे हिंदी फिल्म में, अगर आपने बहुत शुरुआती दौर की देखी होगी तो उसमें देखते थे कि हीरोइन से वो सवाल जो है बार बार पूछा जाता रहता था कोर्ट में। तो जो 155(4) था उसको हटा दिया गया। अब आप सवाल नहीं कर सकते थे। अब ये देखिए कि इन सिफारिशों के जो लॉ कमीशन का सिफारिश है उसके मद्देनजर ये हटा कब? 155(4) हटा 2002 में, यानी कि 47 साल जो है 47 साल कह रहा हूं मैं कि 1947 में देश आजाद होने के 55 साल बाद तक समझिए कि ये चीजें चलती रही। एक महिला का पहले शारीरिक बलात्कार होता था, फिर कोर्ट में उसका मानसिक बलात्कार होता था। हमें 55 साल लग गए उसको मानसिक बलात्कार से बचाने में। 155(4) को हटाने में जो है हमें 55 साल लग गए और तब जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 146 जो है जोड़ दिया गया। अब बलात्कार पीड़िता से कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। तो आप सोचिए कि कितनी लचर कानून व्यवस्था है, उसको सुधरने में 55 साल लग गए। 55 साल में जाकर के
जो मानसिक बलात्कार है उससे मुक्ति मिली। 55 साल में हमने कानूनी तौर पर महिला को मानसिक बलात्कार से मुक्ति की ओर जाते देखा। 155 4 हटा करके और 146 का प्रावधान जोड़ा गया तब, परंतु लॉ कमीशन ने क्या किया आप देखिए कि सिफारिशों को, अन्य सिफारिशों को लागू नहीं किया। इस कमीशन ने क्या किया? इस कमीशन ने सिर्फ क्या किया ये देखिए, किसी रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति जो कि भरोसे का स्टाफ है, पर जैसे कि लोक सेवक, सुपरिटेंडेंट, मैनेजमेंट, अस्पताल के स्टाफ द्वारा किए गए बलात्कार के लिए उन्हें सजा देने की बात करता है। नई धारा 376 पेश की गई, जो कि कार्य करने के स्थान पर यौन उत्पीड़न की घटना को शामिल करता है। कमीशन ने सिफारिश की कि सहमति को आरोपी साबित करेगी। कमीशन ने सिफारिश की कि सहमति को आरोपी साबित करेगी। आरोपी व पीड़िता को पंजीकृत डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी परीक्षण के लिए कुछ विशेष सुझाव दिए गए। अब ये सुझाव क्या थे? अब जो है 2005 आया और 2005 में इस कानून में संशोधन किए गए। विशेष रूप से पीड़िता व आरोपी के परीक्षण के संबंध में तथा धारा 164A, 174A व 53A CRPC जोड़े गए। अब ये क्या है? यह भी स्पष्ट किया गया कि शारीरिक जांच के साथ ही खून के धब्बों की, वीर्य की, पसीने व बाल के नमूनों की, अंगुली व नाखूनों की नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा जैसे DNA की जांच की जानी चाहिए। धारा 174 1A CRPC जोड़ी गई, जो कि हिरासत में हुए बलात्कार व हत्या के मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच की अनिवार्यता को घोषित करता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि भारतीय संविधान में सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार महिलाओं के पास हैं और उनके बराबरी का मतलब अधिकार सुनिश्चित किया गया संविधान के धारा 15(3) के द्वारा। जो है यह कहा गया कि सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सके। धारा 14 व 15 के तहत बराबरी स्थापित करने के लिए प्रावधान किए गए। धारा 51A के तहत कहा गया कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह उन सभी प्रथाओं का परित्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विपरीत हो। 51A कहता है कि ऐसी सभी प्रथाओं का परित्याग करें जिससे महिलाओं के सम्मान का नुकसान हो या महिलाओं के सम्मान के विपरीत हो। और आपको बता दूं कि यहाँ तक कि संविधान के प्राकथन में सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित किया गया। लैंगिक उत्पीड़न व यौन आक्रमण से सुरक्षा का अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है तथा समाज में न्याय स्थापित करने के लिए आप जो है राजस्थान विशाखा बनाम राजस्थान राज्य सरकार का जो मामला है उसको भी पढ़ सकते हैं, उसके बारे में भी जान सकते हैं। इन्होंने जो है 1997 में अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम AK चोपड़ा मामले में इसकी बात कही गई कि लैंगिक उत्पीड़न व यौन आक्रमण से सुरक्षा का अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया था, समाज में न्याय स्थापित करने के लिए अनिवार्य है। ये जो है
अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम AK चोपड़ा केस में कहा गया। अब जैसा कि पहले भी कहा गया कि प्रावधानों को सही प्रकार से लागू करने के लिए दिल्ली में हुए 16 दिसंबर 2012 को हुए जो सामूहिक बलात्कार के मामले के पश्चात जो जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई, जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई, तो आप देखते हैं कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने कुछ बदलाव के सुझाव दिए हैं और कानून के कई पहलुओं की जो खामियां हैं उसकी भी चर्चा उन्होंने की है। तो आप देखेंगे कि इस कानून द्वारा कई पहलुओं पर ध्यान देने के अनुमोदन किया गया, जैसे सामूहिक बलात्कार, यौन उत्पीड़न, कस्टडी में रेप, कानून में बदलाव लाते समय विवाह संबंधों में बलात्कार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को अनदेखा कर दिया गया। हालांकि भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव किए गए। इन्हें जो है विस्तृत रूप से आगे हम चर्चा करके जानेंगे कि क्या कुछ है। और फिलहाल जो बात करें कि यद्यपि अब तक जो कानून सिफारिशें अपनी पत्नी के साथ बलात्कार पर कोई ठोस कानून नहीं बना पाई है, सिर्फ ऐसे मामले में पत्नी की उम्र 15 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है, परंतु पति द्वारा बलात्कार का बचाव नहीं करता है। तो हम इतने वर्ष बाद भी जो हैं अभी तक कोई एक सुनिश्चित कहते हैं कि कानून नहीं बना सकते हैं, नहीं बना पाए हैं जो कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करता हो या उनके अधिकारों की पूर्ण तरीके से रक्षा करता हो।